नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। वक्त है उत्तर मध्य प्रदेश का, लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ में से बड़ी खबर है, भाजपा ने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। कौन कहां से उम्मीदवार बना वो भी आपको हम बता देते हैं। मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो 30 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सत्यपाल सैनी को बिजनौर मुरादाबाद से बनाया गया है। बदायूं से वागीश पाठक को प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। सीतापुर से पवन सिंह चौहान बने हैं। हरदोई से अशोक अग्रवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 30 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बाराबंकी संकट कुमार सिंह, बहराइच से प्रियंका त्रिपाठी को बनाया गया है उम्मीदवार एमएलसी का। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह है। लखनऊ उन्नाव से भी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। फैजाबाद से हरिओम पांडे, गोंडा से अवधेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 30 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। तो देवरिया से रतनपाल सिंह, गोंडा से अवधेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सांसद हरिओम पांडे को भी फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। और भाजयुमो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, उन्हें भी इटावा फर्रुखाबाद से उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी बने हैं प्रत्याशी। मथुरा इटानपुरी से आशीष यादव आशु को बीजेपी ने अपना एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अनुभव का। अनुभव, जिस तरीके से ये लिस्ट पूरी जारी हुई है, इसमें पूर्व सांसद और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्हें भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दिया था कि ये जो लिस्ट है बीजेपी की, जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र के एमएलसी की है, वो आज जारी हो जाएगी। और आज वो जारी हो गई। 30 नाम अभी घोषित हुए हैं। 35 ये जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र में 36 सीटों पर चुनाव होगा। तो अभी 6 नाम और बीजेपी की तरफ से घोषित किए जाएंगे। और आपने जो बात कही कि पूर्व सांसद का नाम है, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का नाम है, पूर्व विधायकों का भी नाम है इसमें, प्रदेश पदाधिकारियों का भी इसमें नाम है, कुछ ऐसे लोगों का भी नाम है जो समाजवादी पार्टी में एमएलसी थे और वो चुनाव से पहले छोड़कर समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने ये बताया है कि चुनाव में पार्टी के जिन पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया, उनको भी मौका दिया है। साथ ही साथ जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट नहीं दे पाई बीजेपी, जिन विधायकों को जिनके टिकट कटे, कुछ ऐसे लोगों को भी मौका दिया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टिकट मांग रहे थे, वो दावेदारी कर रहे थे, पर तब विधानसभा में उनको टिकट देने के बजाय अब ये जो स्थानीय निकाय एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें टिकट दिया है। और जो लोग आए थे समाजवादी पार्टी को छोड़कर, उनसे तब कोई बात जरूर हुई होगी पार्टी आलाकमान की, क्योंकि उनके भी नाम हमें इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। अब 6 नाम और अभी घोषित होने हैं। क्योंकि ये जो एमएलसी के जो चुनाव है, उसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख तो पहले 19 तारीख की थी, यानी आज ही आखिरी तारीख थी। लेकिन होली का पर्व था, छुट्टियां थी, इसलिए अब इसको चुनाव आयोग ने बढ़ाया है और इसे 21 तारीख किया है, 21 मार्च किया है। तो अब केवल एक दिन और नामांकन होगा 21 तारीख को, और उससे पहले 6 नाम भी ये घोषित हो जाएंगे। पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है ये चुनाव, क्योंकि अभी विधान परिषद में बीजेपी जो है वो बहुमत से दूर है। जादुई आंकड़ा जो है बहुमत का, वो उसके पास नहीं था। वहाँ जो था वो समाजवादी पार्टी की संख्या ज़्यादा थी। तकरीबन 51-52 के आसपास जो सदस्य थे वो समाजवादी पार्टी के ही थे। और ये जो 36, अगर हम कहें एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं 35 प्राधिकार क्षेत्रों में, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई एमएलसी किसी पार्टी के थे तो वो समाजवादी पार्टी के थे। 7 मार्च को उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि जिन लोगों को उतारा है मैदान में, चुनाव वो जीत कर आएँ, जिससे कि उनकी संख्या बढ़े विधान परिषद में। और बीजेपी के बाद जो विधानसभा है वहाँ तो 255 है ही, अकेले सहयोगी के साथ 273 संख्या हो जाती, तो वहाँ तो पूर्ण बहुमत है ही। अब विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास हो जाए, यही कोशिश है। क्योंकि कई बार हमने देखा 5 सालों के दौरान विधेयक जो है वो पास तो हो जाते थे विधानसभा में, पर विधान परिषद में जाते थे तो नंबर कम होते थे, वहाँ वो अटक जाता था, फिर वो भेजा जाता था। तो इसलिए ये दिक्कत होती रही। हमने देखा लगातार 5 साल ये समस्या आती रही विधान परिषद में। कई बार जो हमने देखा विधेयक अटक गया वहाँ
पर। इसलिए अब ये कोशिश बीजेपी की है और ये 36 जो एमएलसी की सीटें बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा अभी अगर हम बात करें अप्रैल और मई में तकरीबन 12 से 13 सीटें और खाली होंगी विधान परिषद की, तो उस पर भी रणनीति बीजेपी अपनी तैयार कर रही है। पर ये जो लिस्ट आज आई है इसमें आप देखिए, जैसे आप आजमगढ़ को देख लीजिए, अरुण यादव को आजमगढ़ मऊ स्थानीय क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। अरुण यादव रमाकांत यादव के बेटे हैं। 2017 में अरुण ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता फुलपुर पवई से। इस बार क्या हुआ, अरुण यादव के पिता रमाकांत यादव सपा चले गए, समाजवादी पार्टी ने उनको वहां पर टिकट दे दिया विधानसभा का। फिर बीजेपी ने यह तय किया कि अब अरुण को वहां नहीं लड़ाएंगे, यानी कि उस सीट पर रमाकांत यादव सपा से लड़ रहे थे और फिर बीजेपी ने अरुण को नहीं उतारा, वहां पर रामसूरत राजभर को चुनाव मैदान में उतारा, वो जीत नहीं पाए। पर जब स्थानीय निकाय की बारी आई तो बीजेपी ने किस पर भरोसा किया, रमाकांत यादव के पुत्र और पार्टी के पूर्व विधायक अरुण पर ही भरोसा किया, तो अरुण को वहां से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से आप देखिए इटावा की जो सीट है वहां पर किसको उतारा है, प्रांशु दत्त द्विवेदी को उतारा है। प्रांशु दत्त द्विवेदी लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। चुनाव के दौरान हमने देखा जगह जगह वो गए, युवाओं को साथ लाने का काम किया और इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि युवाओं ने बीजेपी का साथ दिया है। तो इसलिए हो सकता है कि पार्टी को लगा हो कि जो प्रांशु दत्त द्विवेदी ने जिस तरह से मेहनत की, जगह जगह गए, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, तो अब उनको भी उतारा है, उम्मीदवार बनाया है। हरिओम पांडे वो भी सांसद रहे, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए लोकसभा के तो उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद से कई बार हमें वो पार्टी कार्यालय में दिखे, हम पूछते थे कि क्या पार्टी से आपको कहाँ इस्तेमाल करेगी, कहाँ आपको भेजेगी, तो वो कहते थे कि लगातार बातचीत हो रही। अब उनको भी उतार दिया है इस चुनाव में। आप रायबरेली की सीट पर देखिए, वहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह को उतारा। दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी थे। बिल्कुल अनुभव हमारे साथ आप बने रहिए। आजमगढ़ से प्रत्याशी अरुण यादव जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, पहले तो आपको बधाई कि पार्टी ने आप पर भरोसा किया और टिकट दिया है आपको। किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, क्या परिणाम रहेंगे आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और दूसरी चीज की मैं ज्यादा बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी ये भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव ने तो इस विधानसभा के परिणाम के बाद ये कहा कि हमारे पार्टी के परसेंटेज भी बढ़े, हमारा जो सीटें हैं वो भी बढ़ी। ऐसे में जनता हमारे साथ है और जब खास तौर से पंचायत चुनाव में जिस तरीके से परिणाम रहे थे उसमें कड़ी टक्कर देने की बात कही जा रही है सपा की तरफ से। मैंने आपसे कहा ना कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे फिर मैं आपसे जरूर एक बार बात करना चाहूंगा इसी नई चैनल पर। ठीक है अरुण जी, बस एक चीज और जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलसी के चुनाव है इस बार विधान परिषद में भी बहुमत की या मजबूती की स्थिति में बीजेपी पहुंच जाएगी? कई बार ऐसा होता था कि तमाम विधेयक पहुंचे और विधान परिषद में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता था। इस बार वो स्थिति खत्म कर देंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार वो स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अरुण यादव जो कि आजमगढ़ से प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। देखिए अरुण यादव का परिचय भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रमाकांत यादव जो सपा विधायकों के बेटे हैं, 2017 में फूलपुर पवई से भाजपा के विधायक थे और उनके बेटे हैं। इस बार अरुण यादव चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एमएलसी का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो तमाम प्रत्याशी, इनके सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला हो तो फिर इन लोगों पर भी ये चुनौती है कि अपनी भी इज्जत बचाइए और पार्टी की भी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिन्हें कैंडिडेट बनाया है अब उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सीट तो जीते ही जीते, साथ ही साथ इस तरीके की वो तैयारी करें, चुनाव लड़ें कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। 36 में अगर ज़्यादा सीटें जीतेगी, अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो संख्या है विधान परिषद में वो तकरीबन 36-37 के आसपास है, यानी इतने ही सदस्य अभी बीजेपी के विधान परिषद में हैं। तो मान लीजिए इस 36 में अगर उसे ज़्यादा हम क्या सीटें मिलती हैं तो उसका बहुमत हो जाएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर कई बार हमने ये देखा कि जब भी तमाम सारे जो विधेयक आए, कई बार जब ऐसी स्थिति आई तब वो अटक जाते थे उस पर, चूंकि उनके पास बहुमत नहीं था इसलिए परिषद में यानी उच्च सदन में अटक जाते थे विधेयक। बड़ी मुश्किल होती थी वहाँ पर, फिर वहाँ पर डिबेट होती थी और उसके बाद भी वो पास नहीं हो पाता था। तो ये एक मुश्किल भरी स्थिति रही 5 सालों तक हमने देखा। अब ये तो 36 सीटें हैं ही और इसके अलावा तकरीबन 12-13 सीटें जो अप्रैल मई में और खाली हो रही हैं। तो इसमें लगातार बीजेपी की यही स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी क्या है? कार्यकर्ता को टिकट दिया है,
उम्मीदवार बनाया है। दूसरा, जो लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाया था विधानसभा चुनाव में, जो लोग थोड़ा नाराज बताए जा रहे थे, उनको उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। और साथ ही साथ जो लोग चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे, एमएलसी थे, जिससे झटका लगा था। और एक मैसेज, देखिए पॉलिटिक्स में मैसेज का बहुत महत्व है, क्योंकि एक परसेप्शन बनता है। तो बीजेपी ने चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलसीज को पार्टी ज्वाइन कराई तो एक मैसेज दिया कि देखिए किस तरीके से सपा के जो एमएलसी हैं वर्तमान, वो हमारे साथ आ रहे हैं। और जब अब चुनाव की बारी आई तो उनमें से कई लोगों को रिपीट कर रही है। समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी थे उनको अब बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है। जैसे रमा निरंजन को आप देखिए, वो जब आई थी तब उनको ये कहा होगा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे साथ बने रहिए। आप, एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मसूद ने रालोद के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मसूद, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और पैसा लेकर टिकट देने का आरोप उन्होंने लगाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर मसूद रालोद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अनुभव, ये जो इस्तीफा हुआ ये तो ठीक है, हार के बाद इस्तीफों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आरोप बड़ा गंभीर है कि पैसा लेकर टिकट दिया गया। किस पर आरोप है, क्या पूरा मामला है? देखिए बिल्कुल, डॉक्टर मसूद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलडी के, राष्ट्रीय लोक दल के, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, जयंत चौधरी को भेजा। पूरी चिट्ठी लिखी है, 7 पन्ने की चिट्ठी लिखी है और उनमें सारी बातों को लिखा है। ये भी लिखा है कि किस तरीके से जो कैंडिडेट थे उनसे पैसा लिया गया, उनको तब टिकट दिया गया। और आप स्थिति देखिए, तकरीबन अगर हम देखें तो 30 के आसपास सीटें जो हैं वो टिकट मिले थे आरएलडी को, उससे ज़्यादा ही मिले थे। और उसमें जीत कर कितने आए, 8 जीत कर आए। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी में जो सपा और आरएलडी के गठबंधन की बात कही जा रही थी, नेता कह रहे थे कि हम जीत कर आएंगे और हम पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। पहले फेज में आप देखिए 58 में से 46 सीटें तो बीजेपी ने जीत ली और वहां पर ये जो गठबंधन है वो चल नहीं पाया। तो अब डॉक्टर मसूद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बाकायदा पूरी चिट्ठी लिखी है। काफ़ी नाराज़गी उनके शब्दों में भी हमें नज़र आ रही है। अगर आप उस पूरी चिट्ठी को देखेंगे तो उसमें नाराज़गी नज़र आ रही है और साफ तौर पर ये लग रहा है कि शायद ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो जीतने वाले नहीं थे। ये पता था लोगों को, पदाधिकारियों को, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया और वो तो साफ तौर पर पैसे के लेन देन का भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है। और अगर जयंत चौधरी को पत्र लिखा है तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिनके ऊपर, जिनके नाम उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी उस पूरे पत्र में, उनको वो देखें, जांचें, कहाँ पर गड़बड़ी हो गई इसको भी जांचें। क्यों? क्योंकि बार बार यही तो कहा जा रहा था कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो पश्चिम में ऐसा काम करेगा कि बीजेपी कमाल हो नहीं पाया और तमाम बड़ी गंभीर आरोप है। हमारे साथ आप बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि दिल्ली में भाजपा केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक है और आज देर शाम पीएम मोदी बैठक में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। संगठन महासचिव बीएल संतोष भी हो सकते हैं शामिल। राज्यों में सरकार के गठन को लेकर अंतिम चर्चा हो सकती है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी संगठन को लेकर। और बड़ी खबर यह है कि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, भाजपा केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। आज देर शाम को पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो ये भाजपा की कोर कमेटी की बैठक नहीं है, बल्कि अमूमन ये कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन को लेकर के इस तरीके की बैठक करते रहते हैं। सोमवार और मंगलवार को भी उन्होंने बैठक ली थी इस तरीके की, जिसमें तमाम सारे जो राज्यों में विजय हुई है वहाँ के समीकरण को जाना था। चूंकि अब राज्यों में सरकार के गठन में भारतीय जनता पार्टी ने तेजी कर दी है और लगभग 2 राज्यों में सरकार के गठन की तारीख तय कर ली गई है। पहला उत्तर प्रदेश में है कि 25 मार्च को शपथ होगा, दूसरा उत्तराखंड में है लगभग तारीख तय हो गई कि 22 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए अगर बात करें तो इसके पहले आज अंतिम बैठक हो सकती है जिसमें तमाम सारी चीजों को लेकर चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से जब नए सरकार का गठन होगा तो मंत्रिमंडल किस तरीके से होना चाहिए, सरकार की कार्य योजनाएं किस तरीके से होना चाहिए और आगे सरकार की प्राथमिकता क्या होना चाहिए। चूंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, इस वजह से अगर बात करें तो एक जो समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने वो खड़ी हुई है। तो संगठन लगातार उस पर मंथन भी कर रहा है कि आगे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, क्या पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका दिया जाए या किसी अन्य नए चेहरे को मौका दिया जाए। तो उसको लेकर के भी आज चूंकि एक अहम बैठक हो
सकती है इस मुद्दे को लेकर भी, क्योंकि कल पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को देहरादून पहुंचना है, जहां पे नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना है। तो उससे पहले आज की ये बैठक अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अगर बात करें तो आज इस बात को लेकर पार्टी आलाकमान चर्चा कर सकता है और अंतिम मुहर लगा सकता है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। क्या पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जाए या फिर किसी अन्य को मौका दिया जाए। वहीं अगर चूंकि बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से तारीख तय हो चुकी है, 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उससे पहले किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप और किस तरीके से वहां पर तमाम सारी चीजें की जाए, इसको लेकर के भी आज मंथन हो सकता है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद 21 तारीख को लखनऊ पहुंचने वाले हैं और वहां पे फिर आगे की जो प्रक्रिया है, विधानमंडल दल की बैठक बुलाना हो, चाहे राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने के लिए बहुमत पेश करना हो, ये तमाम सारी चीजें आज की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक अंतिम बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं, जिसमें अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा अगर बात करें तो संगठन महासचिव वीएल संतोष शामिल होंगे, जिनके साथ राय मशवरा करके जिन 4 राज्यों में सरकार का गठन होना है उसमें अंतिम रूपरेखा तैयार करते हुए अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। उत्तराखंड राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से वहां पे सियासी समीकरण उभरे हैं, तो लिहाजा कौन होगा वहां का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर के पार्टी लगातार मंथन कर रही है, लगातार पशुपेश में है कि किस तरीके से वहां पे नया दायित्व किसको सौंपा जाए या फिर पुष्कर सिंह धामी को कंटिन्यू किया जाए, और अगर नया दायित्व सौंपा जाता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो 5 सालों तक राज्य की सत्ता को चला सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मूड में, इस पूरे विचार में है कि जिसको भी उत्तराखंड की इस बार सत्ता सौंपी जाए वो 22 से लेकर 27 तक न सिर्फ सरकार चलाए बल्कि 2024 में पूरी की पूरी 5 लोकसभा सीटें, जिस तरीके से 2014 में 19 में भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है, उसी तरीके से 24 में भी विजय पताका लहरा सके। तो इसको लेकर के एक अहम बैठक हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम लगभग क्लियर है, तो मंत्रिमंडल किस तरीके से हो और बाकी सरकार की कार्य योजनाओं की प्राथमिकता क्या हो, सरकार पहले 100 रोज में इस तरीके से क्या काम करे या पहली कैबिनेट में किस तरीके से काम करे, जिससे कि जो उसका फैसला हो वो राज्य के विकास के लिए और उस फैसले की चर्चा काफी ज्यादा होती है। तमाम सारी चीजों को लेकर के आज अहम बैठक हो सकती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से बैठक है। तो देखिए पीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आज देर शाम पीएम मोदी बैठक में शामिल हो सकते हैं और सरकार के गठन को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बननी है यूपी उत्तराखंड में, और इसके साथ ही साथ 2024 का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, पहले भाषण में किया ही था। अविनाश, यानी कि बिल्कुल ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, इसमें जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2022 की जो सरकार है ये 2024 का आकलन किया जा सकता है, मतलब ये एक टास्क होगा दोनों ही प्रदेश की सरकारों और मुखियों के लिए कि 2024 भी हमें जीतना है और प्रचंड बहुमत के साथ जीतना है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव की तैयारियां काफ़ी पहले से करती है। जिस तरीके से अगर बात करें तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बहुमत मिला है, तो अब आगे इन 4 राज्यों के सामने लक्ष्य 2024 ही है। चूंकि उत्तर प्रदेश में अब अगला बड़ा चुनाव 2024 का लोकसभा होना है, उत्तराखंड में भी वही इस तरीके से स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से कमोबेश नतीजे 2014 में, 2019 में लोकसभा चुनाव में मिले हैं, तो लिहाजा अब जब 22 में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से राज्यों में बिल्कुल और बड़ी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, तो दोनों ही प्रदेश के मुखियों का यही लक्ष्य होगा कि 2024 खबर है कि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि सभी विधायकों को दून बुलाया गया है और अगले कुछ रोज में सीएम और मंत्रिमंडल की घोषणा हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे। प्रधानमंत्री जी आने की पूरी संभावना है।